केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, डिजिटल व्यापार के लिए खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को देंगे विस्तार। छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा, 9 से 27% तक होगी बढ़ोतरी। सुहागिन महिलाओं ने कड़ू भात खाकर तीज पर्व की निर्जला व्रत की शुरुआत की। और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा का उत्सव गणेश चतुर्थी कल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद पहल के एकीकरण का आह्वान किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को और विस्तृत करने में मदद करेगा। उन्होंने जैम पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद गिफ्ट कैटलॉग का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि देश के जिलों और गांवों में करोड़ों प्रतिभाशाली बुनकरों, कारीगरों और शिल्पकार रहते हैं। Concept and plan is visible on the ground. People are aware of it, and I think the success of Uttar Pradesh will only help the rest of us understand the potential of real India, the old traditional heritage that we have all inherited. It has huge potential. It has a power which needs to be unleashed. And as was mentioned by secretaries and earlier speakers, we need to channelize these products smarter. And therefore, as earlier speakers mentioned, Secretary DPIT also focused a lot on the fact that convergence is a critical component of all the work that we are trying to do. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार की सोच में मौलिक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सोमवार को उनके निवास कार्यालय में जापान के काउंसुलेट जनरल फुकाहोरी के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को इस दौरान काउंसुलेट जनरल ने विकास की ओर तेजी से अग्रसर छत्तीसगढ़ की सराहना करते हुए यहां जापान की ओर से निवेश सहित हर संभव सहयोग और समन्वय के लिए इच्छा जाहिर की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, मोनोरेल, सड़क और पुलों के निर्माण में भी भागीदारी निभाने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज तथा वन संपदा सहित प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से एक समृद्ध राज्य है। राज्य के हर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य में नवाचार का प्रयोग करते हुए लोगों की भलाई और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए नई नई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इनमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह यह आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक जुलाई 2017 में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक महंगाई भत्ता 25% से अधिक होने पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपात में बढ़ाया जाना है। इसके लिए X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 27, 18 और 9% की दर तय हुई थी। जारी आदेश में कहा गया कि अभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 25% से ऊपर है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें स्वीकृत की जाती हैं। इधर महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार हड़ताल पर हैं। इस बीच राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि इस हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों को 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए उसका भुगतान किया जाएगा।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाएं तो इसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध गुण दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए नियम में कई बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश भर में लगभग करीब 4,89,000 ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच सबके विकास से है और समाज के हर तबके को सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। बताया गया कि इसके तहत अब ट्रांसजेंडर को भी मेडिकल कवर मिलेगा और साथ ही सेक्स चेंज जैसे ऑपरेशन भी कराया जा सकता है। इस पर थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर्स में भी ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि एक और कोरोना का समय है, दूसरी ओर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि वे महंगा इलाज करवा सकें। ऐसे में आयुष्मान कार्ड से इलाज होने पर सभी को फायदा होगा। लग रहा है एक्चुअली ये कहना है कि पहले हम लोग मतलब सर्जरी वगैरह करवाने जाते थे, तो जैसे हार्मोन्स वगैरह और क्या बोलते रेज़र वगैरह, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, मतलब पैसा ज़्यादा लगता था। तो अभी आयुष्मान भारत के आने से मतलब हम लोग को फ्री में जो सरकार ने अभी जो लागू किया है वो फ्री में हम लोग को ऑपरेशन और सर्जरी वगैरह जो भी है वो फ्री में कर दिए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। योजना के अंतर्गत हमको 5 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है जो स्मार्ट कार्ड के द्वारा। उसमें मैं बहुत दिल से खुशी हूँ क्योंकि हमें सर्जरी कराने में, लेज़र लेने में और जो भी कुछ हार्मोन्स या फिर हमारे हर एक कार्यों में हमको पैसे की बहुत दिक्कत होती थी, और इसमें हम बहुत खुशी वाली बात है जो इतना अच्छा हमारे लिए सरकार के द्वारा मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये कार्ड मतलब नहीं आया था आयुष्मान कार्ड, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। पहले क्या होता था कि हम लोगों को 10 से 20 लाख का खर्चा हो जाता था, तो हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और मुसीबतें भारी आती थी हमारे सर पे। तो इसके आने के बाद हमें बहुत खुशी है और मैं भारत सरकार प्रधानमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बताया गया कि केंद्रीय सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर को अपना आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाना होगा। यहीं से रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इसका इस्तेमाल वे देश में कहीं भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी ट्रांसजेंडर का रजिस्ट्रेशन सोशल वेलफेयर मंत्रालय में नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यह कार्ड बन पाएगा। हरितालिका पर्व के मौके पर राजनांदगांव जिले में सोमवार की शाम सुहागिन महिलाओं ने कड़ू भात खाकर तीज पर्व के लिए निर्जला व्रत की शुरुआत की और अपने पति की दीर्घायु की कामना की है। तीज पर्व को लेकर शहर में साड़ी, कपड़ों और चूड़ियों का बाजार सजा हुआ है। वहीं बसों में मायके जाने वाली महिलाओं की भी भीड़ लगी रही। महिलाओं ने हरितालिका पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए तीज उपवास रखती हैं। तीज पर्व पर महिलाएं फुलेरा सजाती हैं और भगवान शिव की आराधना कर भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करती हैं। तीसरे दिन घर पर बने व्यंजन का भोग लगाकर उपवास खोलती हैं। हरितालिका तीज बोलते हैं इसको, और हमारे देश में कई स्टेट में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ का तो ये सुहागनों का मेन त्योहार है। इसमें वो मैके में आती है, एक दिन पहले कड़ू भात खाती हैं, जिनको जो करेला चावल खाती हैं, उसके बाद वो व्रत रखती हैं। फिर दिन भर वो बस बहनों के साथ मैके में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मैके में आके मनाती हैं। दिन भर बहनों के साथ घूमना, मेहंदी लगाना, जैसे पीछे देख रहे हो, सुहाग का सामान खरीदना, पूजा की तैयारी करना, ये सब में फिर रात को 16 श्रृंगार करके महादेव की पूजा करके तीज पर्व जो है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रही जाती है। और इसमें जो महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं, रात को घर में फुलेरा रखती हैं और रात भर भजन कीर्तन करके भगवान को मनाती हैं कि ताकि हमारे पति की उम्र लंबी रहे और घर परिवार में शांति रहे, सब अच्छा रहे। और इस त्यौहार में महिलाएं जो होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं। और मेहंदी का बहुत महत्व है, जैसा पीछे आप देख रहे हैं मेहंदी लगाने वाली औरतों की लाइन लगी हुई है।
तो आज के दिन मेहंदी, सोलह श्रृंगार का बहुत महत्व है। तीज है जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये खास और ये कड़ू भात से स्टार्ट होता है। एक दिन पहले कड़ू भात मतलब करेले की सब्जी से स्टार्ट होता है और दूसरे दिन सुबह से निर्जला व्रत रखा जाता है। 24 घंटे का व्रत होता है। आप 24 घंटे के बाद ही कुछ पानी या खा सकते हैं और इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। उनके अलावा शिव का जो शिवलिंग होता है उसका पार्थिव शिवलिंग बना के इसकी पूजा की जाती है और मतलब रात भर जगा जाता है, फुलरा रखा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। इसलिए यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा का उत्सव गणेश चतुर्थी कल से शुरू हो रहा है। आस्था के इस महापर्व के लिए बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के सभी शहरों में जहां भव्य एवं आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं, वहीं घरों में रखे जाने वाले गणपति के लिए भी लोग विशेष साज सज्जा कर रहे हैं। दुर्ग जिले में गणेश उत्सव के लिए अब मिट्टी और गोबर से भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। अंजोरा स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय में भगवान गणेश की विशुद्ध गोबर से निर्मित प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसमें किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया। कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर ने बताया कि प्रतिमाओं की रंगाई फूल, पत्ते, हल्दी और चूने से तैयार रंगों से किया गया है। नहीं होती, उससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, प्रदूषण बहुत बढ़ता है। उनमें जो रंग लगे रहते हैं पूरे रासायनिक रंग लगे रहते हैं और हम देखते हैं कि गणेश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि मछलियों की मृत्यु होती है। इसका मृत्यु होने का कारण ये भी एक रहता है कि वो पानी प्रदूषित हो जाता है और फिर उनके जीवित रहने के लिए वो पर्याप्त नहीं रहता। गणेश प्रतिमा के निर्माण में शहर के कई सामाजिक संगठन, निजी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और पर्यावरण संरक्षण क्लब भी शामिल हैं। उनका कहना है कि इको फ्रेंडली प्रतिमाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है। और देखते आ रहे हैं कि हमारी नदियाँ खासकर दुर्गा पूजा और गणेश पूजा के टाइम में बहुत पल्यूट हो जाती है, जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है आजकल उससे। तो हमारा मोटिव और जो एम है इस चीज़ में कि हम मिट्टी का यूज़ करें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पल्यूट ना हो। विसर्जन कहीं भी करें तो अगर इसको जैसे नदी में विसर्जन करते हैं तो इससे जानवरों को, जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया जा रहा है। जो नॉर्मल कलर है वही यूज़ किया जा रहा है। और जहाँ तक पर्यावरण की बात करें तो अगर हम लोग उसमें विसर्जन करते हैं और एक बीज भी डालें छोटा सा, तो आगे चलकर एक पौधे का रूप लेगी, किसी पेड़ का रूप लेगी, जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत काम देगी। स्किल अपने अंदर डेवलप कर पा रही हूँ और सीख पा रही हूँ कि जब लोग बनाते हैं कोई भी चीज़ तो उसे अपने आप में कितना नयापन महसूस होता है, कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। और जब चूँकि ये नेचर से रिलेटेड है तो फिर नेचर को हार्मफुल भी नहीं कर रही है, इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतनी अच्छी चीज़ें बना पा रही हूँ। बताया गया है कि वर्तमान में करीब 100 से ज़्यादा प्रतिमाओं का निर्माण किया जा चुका है और विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अब कुछ खबरें जिलों से। BIT दुर्ग में चल रहे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का सोमवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के इंचार्ज डायरेक्टर अनिर्बन दास गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश में पहली बार हैकाथॉन की मेजबानी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र भी इस मुहिम का हिस्सेदार बनेगा। समापन अवसर पर तकनीकी विश्वविद्यालय CSVTU के कुलपति डॉक्टर MK वर्मा ने कहा कि आज के दौर में इंडस्ट्री और एकेडमिक को मिलकर चलने की जरूरत है। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक जवाहर नवोदय विद्यालय बैकुंठपुर में युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को संसदीय प्रणाली की जानकारी मिलती है। विद्यालय के प्राचार्य नागेश मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। इससे उन्हें सामाजिक समस्याओं से परिचित होने का अवसर मिलता है।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।